एहतशाम को जैसे ही मौका मिला वो सीधा ऑफिस चला गया। इस वक्त इसका गुस्सा आसमान से बातें करने लगा जब ऑफिस से भी इसके मतलब का कोई कागज, कोई रजिस्ट्री ना मिली। इसने मोबाइल फोन निकालकर अख्तर का नंबर मिलाया और राब्ता होने से पहले इसने मुश्ताक अहमद की मौत की खबर दी। उसके बाद बोला, मैंने तुम्हारे लिए मैदान छोड़ दिया है। उस बंगले में इस लड़की के अलावा कोई भी नहीं है। अब ये देख लो कि इस लड़की को कब और किस वक्त उस जगह से गायब करना है, और ये काम ज़रा जल्दी करना। तुमने अच्छा किया कि रास्ता साफ कर दिया है। ये काम शाम होते ही करूँगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम शाम का क्यों इंतज़ार कर रहे हो? अब ये काम क्यों नहीं कर सकते? अब क्या मसला है? एहतशाम ने कहा, मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपना काम कब और कैसे करना है। तुम फिक्र न करो, शाम होते ही मैं इस लड़की को इस जगह से गायब कर दूंगा। अब ये मेरी फिक्र है, तुम्हारी नहीं। अख्तर ने कहा, मुझे एक कागज़ भी नहीं मिला जो मेरे मतलब का हो। सब कुछ इस बूढ़े ने उस वकील के पास रखा होगा। उस वकील को भी हाथ में करना पड़ेगा। मान गया तो ठीक, वरना इसे मार देंगे। ताले की कुंजी को कभी नहीं तोड़ा करते। वो वकील हर इस ताले की चाबी है जिससे तुम्हारी खुशहाली का दरवाज़ा खुलेगा। इसे मुट्ठी में करना, जज्बाती मत होना, वरना हाथ मलता रह जाएगा। अख्तर ने इसे मशवरा दिया, क्या तो तुम ठीक रहे हो? अब भी मैं हाथ ही मल रहा हूँ। इतने साल सब्र के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। एहतशाम ढीला हो गया। बंगले का गेट को बाहर से ताला तो नहीं लगाया? अख्तर ने पूछा। नहीं, अभी लगाने के लिए जाना है। ताला नहीं लगाना, बल्कि तुम गेट की चाबी लेकर शाम 6 बजे बंगले के पास पहुंच जाना। ठीक 6 बजे का वक्त याद रखना। याद रखूंगा, एहतशाम ने कहा और राब्ता मुनक़ते हो गया। 6 बजे से पहले ही एहतशाम बताई हुई जगह पर पहुंच गया था। वो सड़क के एक तरफ कार खड़ी करके अख्तर का इंतजार कर रहा था। इसने अपनी घड़ी पर वक्त देखा। 5:45 बजे का वक्त हो रहा था। अख्तर भी ठीक वक्त पर अपने ठिकाने से निकल आया था। वो इस बात से बेखबर था कि इसके ताकू में 1 दर्जन सादा वर्दी में मुलबूस पुलिस वाले थे। अख्तर ने जब डॉक्टर रफाकत को कत्ल किया था तो इसके वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो उस जगह अपना एक सबूत छुड़ाया है। वो सबूत इस वक्त डॉक्टर रफाकत की बीवी नादिया के हाथ लग गया था जब डॉक्टर रफाकत की लाश इस कमरे से मुंतकिल की जा रही थी। वो सबूत एक चाबी थी। वो चाबी एक कीरिंग में थी और खूबसूरत कीरिंग हाशिम जुबैरी की ट्रांसपोर्ट गुड्स कंपनी का था। इस कीरिंग को नादिया बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। नादिया ने चाबी को कपड़े से उठाया और अपने भाई इंस्पेक्टर जाहिद को इस बारे में बता दिया। इंस्पेक्टर जाहिद को नादिया ने बताया था कि कीरिंग हाशिम जुबैरी की ट्रांसपोर्ट गुड्स कंपनी का है। इस कीरिंग से बात साबित नहीं होती थी कि डॉक्टर रफाकत को मरवाने वाला हाशिम जुबैरी है, क्योंकि ऐसे कीरिंग कंपनी का इश्तिहार होते हैं जो मुख्तलिफ लोगों में बांट दिए जाते हैं। अलबत्ता इस कीरिंग में जो चाबी थी वो एक कार की थी। इंस्पेक्टर जाहिद ने इंतहाई राज़दारी से तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की और इस तलाश में लग गया कि वो कार की चाबी किसकी है। जब अख्तर पठान कत्ल करने के लिए डॉक्टर रफाकत के अस्पताल में गया था तो अपनी कार में नहीं गया था। अलबत्ता इसकी कार की चाबी इसकी जैकेट की जेब में थी जो मुज़ाहमत के दौरान गिर गई थी। कई दिन तक इसे अपनी कार की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। जब एक बार इसे अपनी कार की जरूरत महसूस हुई तो इसे चाबी नहीं मिल रही थी। फिर इससे इस कार की दूसरी चाबी ली और कार लेकर चला गया। इंस्पेक्टर जाहिद ने बहुत दिनों से अपने एक आदमी हाशिम जुबैरी के ताक़ुब में भी लगा रखा था और फिर नादिया के कहने पर इसने एक आदमी अख्तर पठान के पीछे भी लगा दिया था। नादिया की एक बार ही अख्तर पठान से हाशिम जुबैरी की एक पार्टी में सामना हुआ था। उस दिन डॉक्टर रफाकत ने मुख्तसर बताया था कि ये बहुत खतरनाक आदमी है और हाशिम जुबैरी के हुक्म का गुलाम है। नादिया ने सरसरी उसी रात अख्तर पठान को अपने अस्पताल में भी देखा था जिस रात इसने डॉक्टर रफाकत का कत्ल किया था। लेकिन नादिया के इमरजेंसी में मसरूफ थी, इसलिए इसने ना तो उस तरफ ध्यान दिया और ना इस बारे में सोचा था। कत्ल के बाद जब नादिया के हाथ में कीरिंग वाली चाबी मिली तो इसकी आंखों के सामने सारी फिल्म चल गई थी। तब इसने सारी बात अपने भाई इंस्पेक्टर जाहिद को बताई थी और इंस्पेक्टर जाहिद ने फौरन किसी भी कार्रवाई से इज्तनाब बरतते हुए धीरे धीरे कदम उठाना शुरू कर दिया था। उस दिन जो ही अख्तर ने कार एक जगह खड़ी की, इंस्पेक्टर जाहिद के आदमी ने इस कार के पास जाकर जो ही चाबी लगाई इस कार को लग गई। पुलिस वाले इस बात की इत्तला इंस्पेक्टर जाहिद को दे दी। इंस्पेक्टर जाहिद ने इसे ताकीद की कि वो इस पर मुसलसल नजर रखे। अख्तर ने एहतशाम को दिए हुए हदफ को ठिकाने लगाना था। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल गया था। अख्तर का रुख मुश्ताक अहमद के बंगले की तरफ था। बताई हुई जगह पर एहतशाम अपनी कार में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। अख्तर की कार अभी कुछ फासले पर थी कि अचानक इंस्पेक्टर जाहिद की जीप जरूरत से आगे आई और अख्तर की कार के आगे ब्रेक लगा दी। अख्तर भी गाफिल ड्राइव नहीं कर रहा था। जो ही इसने पुलिसमैन देखी तो इसने एकदम कार का स्टीयरिंग घुमाया और दूसरी तरफ से अपनी कार निकाल कर ले गया। अब इंस्पेक्टर जाहिद की जीप एहतशाम की कार के ताक़ुब में थी। दोनों गाड़ियां रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। अब जिस सड़क पर दोनों एक दूसरे के ताक़ुब में थी
वो इस कॉलोनी की सड़क थी, इसलिए वहाँ ट्रैफिक नहीं था। अख्तर सोच रहा था कि पुलिस इसके पीछे क्यों लग गई है। वो अपना काम इंतहाई होशियारी से करता आया है, इसने कभी कोई सबूत नहीं छोड़ा। वो पुलिस की नज़र में भी कभी नहीं आया था, फिर पुलिस इसके पीछे क्यों लगी हुई है। इस भाग दौड़ में अख्तर की कार बेकाबू होकर खंबे के साथ टकरा गई। कार आगे से तबाह हो गई थी, विंड स्क्रीन टूट गई थी। अख्तर का माथा स्टीयरिंग से टकरा गया था, जहाँ जख्म आ गया था और खून बहने लगा था। अख्तर सख्त चमड़ी का बना हुआ इंसान था, जिसका दिल भी पत्थर का था। वो एकदम कार से बाहर निकला और एक तरफ दौड़ लगा दी। पुलिस अब भी इसके पीछे थी। अख्तर अंधाधुंध भाग रहा था। भागते भागते वो गलियों में कहीं गुम हो गया और पुलिस इसको मुतलाशी निगाहों से ढूंढती रही। इंस्पेक्टर जाहिद बहुत देर तक दाएं बाएं हर तरफ इसको तलाश करता रहा, लेकिन अख्तर तो बिल्कुल ही गायब हो गया था। थक हार कर पुलिस वापस लौट गई। एहतशाम भी मुस्तरिब अख्तर का इंतजार ऐसे कर रहा था जैसे वो काउंटर पर बैठा हो। बहुत देर हो गई थी। इसे फोन पर फोन आ रहे थे। ताजिद के लिए इस बंगले में अजीज रिश्तेदार जमा हो रहे थे। गुस्से नफरत से एहतशाम भी इस जगह से चला गया। वो बड़े गुस्से से कार चलाता हुआ बंगले में पहुंचा। 1 घंटा तक एहतशाम मेहमानों के साथ रहा, लेकिन इसका दिलो दिमाग कहीं और था। जब खास अजीज रिश्तेदार चले गए और कुछ लोग रह गए तो एहतशाम बहाना करके वकील रिजवी की तरफ चला गया। इसकी दानिश में अख्तर ने से धोखा दे दिया था। इसका मोबाइल फोन भी बंद था। एहतशाम की लब एक ही किरण थी कि वो रिजवी को किस तरह शीशे में उतार कर ये मालूम कर सके कि मुश्ताक अहमद की जायदाद में से वो कैसे अपने नाम कुछ कर सकता है। रिजवी अगर दौलत की चमक में नहा गया तो वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था। रिजवी को वो एक ईमानदार वकील के तौर पर जानता था, लेकिन पैसे की तपिश में बड़े बड़ों को इसने पिघलते हुए देखा था। रिजवी को मुश्ताक अहमद की रहरत का इल्म हो चुका था। वो अपने घर के खास हिस्से में सिगरेट के धुएं में जाम नोश कर रहा था। नशा रफ्ता रफ्ता इस पर गालिब हो रहा था। इस वक्त आने वाले मेहमानों को वो कभी नहीं बुलाता था। जाने इस वक्त किस मूड में था। इसने मुलाजिम से कह दिया कि इसे अंदर भेज दो। एहतशाम जब इस कमरे में गया तो धुएं में जाम की बू फैली हुई थी। मुसाफा करने के बाद जब एहतशाम इसके सामने बैठ गया तो रिजवी बोला, मैं कभी किसी को इस वक्त अपने पास नहीं बुलाता। एक मुश्ताक अहमद था जो आ जाता था, लेकिन पीता नहीं था। मुझे रोकता रहता था कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने इसे कई बार समझाया कि जब हम जैसे बड़े लोग पैसा कमाते हैं तो फिर इस कमाई को हजम करने के लिए इसके घूंट लेते हैं। मुश्ताक अहमद आगे से कहा करता था कि हमें अपनी हर कामयाबी पर झुक जाना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। जो मैं ये करता हूँ, ये शुक्र नहीं अजाब को बुलाने की वो दस्तक है जो हम हाथ में जाम लेकर इसके घूंट लेते हैं। जैसे जैसे एक घूंट लेते हैं वो ऐसे ही है जैसे कोई दरवाजे पर अपनी उंगली से दस्तक दे, ठक ठक ठक। रिजवी एक लम्हे के चुप रहने के बाद फिर बोला, वो ठीक ही कहता था, इस जाम का हर घूंट अजाब को बुलाने की दस्तक है। एहतशाम इसकी तरफ झुककर बोला, मुश्ताक अहमद के इस बंगले के कागजात आपके पास हैं। रिजवी ने अपनी डूबी हुई आंखें उठाकर एहतशाम की तरफ देखा और कहा, मैंने दुनिया में मुश्ताक अहमद जैसा आदमी नहीं देखा। अजीब आदमी था, अजीब सोचता था और अजीब करता था। तुझे ठोस सबूत के साथ गिरफ्त में करने के लिए सचमुच वो बंगला उस लड़की के नाम कर दिया। वो कागजात कहाँ हैं? एहतशाम ने पूछा। उसी बंगले में होंगे। रिजवी बोला, आपके पास नहीं है? मेरे पास इन कागजात का क्या काम? मैं तो मुश्ताक अहमद का मुंह देख रहा था कि वो कैसा बिजनेसमैन है। क्या वो बंगला उस लड़की के नाम हो चुका है? एहतशाम ने पूछा। या फिर अभी कोई कसर बाकी है? अब वही उस बंगले की मालकन है। कैसी किस्मत है इस लड़की की। मुझे इस पर रश्क आता है। उधर बंगला उसके नाम हुआ और इधर मुश्ताक अहमद दुनिया छोड़कर चला गया। रिजवी कहकर तमस्कुराना लहजे में मुस्कुराया। कुछ कीजिए, इस बंगले की मालकन बदलने का कोई रास्ता निकाले। एहतशाम की आवाज़ सांप की तरह पुकारती हुई थी। कुछ नहीं हो सकता, वो उस बंगले की मालकन है। कागजात इसी के पास होंगे। इस बंगले का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और क्या है आपके पास जो हम आपस में बांट सके? एहतशाम ने फिलहाल इस बहस को इसी जगह ख़त्म करके मजीद कुरेदा। इसकी बात सुनकर रिजवी ने कुछ देर इसकी तरफ देखा और फिर बोला, यूँ समझ लो कि तुम समंदर के किनारे बैठे हो, समंदर तुम्हारे सामने है। रिजवी ने एक घूंट लेकर कहा, ये पैसा बड़ी अजीब चीज़ है। जितना भी पास हो कम ही लगता है। मरने वाला मर गया और पैसा जायदाद लेने वाली इसकी औलाद अब मेरी बोटियाँ नोचेगी। इसने जो वसीयत लिखी थी, जब वो पढ़ेंगे तो वो औलाद शायद मरे हुए बाप को भी भूल जाए। इस वसीयत को गोली मारो। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं ये बताएं, और जो आप अपने लिए रखना चाहें वो आपकी मर्जी। एहतशाम बोला, तुम्हारा ख्याल है कि मुश्ताक अहमद की औलाद से भी पहले हम आपस में कुछ बांट लें? रिजवी ने कहा, मैं यही चाहता हूँ। रिजवी ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, तुम मुश्ताक अहमद की तदफीन में लग जाओ।
और मैं कागजात का हेर फेर शुरू कर देता हूँ। अब तुम उस वक्त तक मेरे साथ रब्ता नहीं करोगे जब तक मुश्ताक अहमद की औलाद आकर इसे दफना न दे। इसके बाद जो बख्श खुलेगा वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये बात पक्की है ना? रिजवी भी गोश्त पोश का इंसान है, जिंदगी महज ईमानदारी के सहारे नहीं गुजार सकता। जो बात कह दी वो लोहे पर लकीर है, लेकिन ये बात सिर्फ हम दो के दरमियान रहेगी, कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। ये बात हम दो की ही है। एहतशाम ने कहकर अपना हाथ रिजवी की तरफ बढ़ाया और रिजवी ने इसका हाथ थाम लिया। दोनों मुस्कुराए। उस बंगले का भी कुछ हो सकता है। एक बार फिर एहतशाम बंगले के तज़किरा ले आया। इस लड़की की किस्मत बहुत तेज़ है। बहरहाल मैं इस बारे में भी सोचता हूँ। तुम मुश्ताक अहमद की तदफीन का सोचो और मैं इन मामलात पर सोचता हूँ। ऐसा लगता था कि रिजवी का नशा हरन हो चुका है और वो एक नई सोच के आने के बाद कुछ पुरजोश हो गया है। एहतशाम के दिल को भी इत्मीनान सा हो गया था। इसके इल्म में था कि रिजवी बहुत ज़ीरक कानूनदान है, वो कुछ भी करके पांसा पलट देगा। अख्तर की तरफ देखा जो इसके सामने खड़ा था। अख्तर बमुश्किल अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरह से हाशिम जुबैरी के पास पहुंच ही गया था। हाशिम जुबैरी की समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस अख्तर का ताक़ुब क्यों कर रही थी। तुमने अपना काम ठीक से किया था। मैं अपना काम ठीक से ही करता हूँ। इस बार तुम कुछ गड़बड़ कर आए हो। तुम्हारे पीछे पुलिस का लगना इस बात की तरफ इशारा है कि तुमसे कोई गलती हो गई है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस तुमको गिरफ्तार करने के चक्कर में है। हाशिम जुबैरी सोचते हुए बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर क्या बात हो सकती है? कहीं जुनैद की कोई चाल ना हो। अख्तर ने अपना ख्याल अयां किया। वो चूंटी है, वो क्या कर सकता है? जिसने अपनी सांस मेरे सामने मेरी गुलामी में ली हो, इससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। तुम ऐसा करो, सीधे फार्म हाउस में चले जाओ। तब तक उस जगह से बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना कहूँ। फार्म हाउस कैसे जाऊँ? मेरा मतलब है मेरा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अख्तर बोला, तुम्हारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। यहाँ से जाने का मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। हाशिम जुबैरी ने कहा। वो अख्तर को अपने घर में नहीं रख सकता था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि अख्तर अब पुलिस की नज़र में आ गया है। हाशिम जुबैरी किसी भी सूरत अख्तर को अपने पास रखने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। हाशिम जुबैरी ने एक फ़ोन कॉल की और कुछ कहने के बाद हाशिम जुबैरी कमरे से चला गया। अख्तर कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी में पहली बार इसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। 20 मिनट के बाद हाशिम जुबैरी कमरे में दाखिल होते ही बोला, मैंने तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर दिया है। तुम फार्म हाउस चले जाओ और उस वक्त तक फार्म हाउस में रहना जब तक मैं तुझे फ़ोन ना करूं। मैं फार्म हाउस में रहूंगा, अख्तर बोला। हाशिम जुबैरी के हुक्म पर एक मुलाजिम के साथ अख्तर कमरे से चला गया। गिराज में खटारा कार खड़ी थी। कार के साथ लगकर एक शख्स खड़ा था जो अपने मैले कुचले कपड़ों से मैकेनिक लगता था। अख्तर ने कार की तरफ देखा और बोला, हम इस कार में जाएंगे। कार की हालत पर मत जाइए, इसका इंजन नई कार जैसा है। वो आदमी मुस्कुराकर बोला। अख्तर इसके साथ कार में बैठ गया और कार हाशिम जुबैरी के बंगले से बाहर निकल गई। अख्तर की निगाहें दाएं बाएं घूम रही थी। करीब से गुजरती हुई ट्रैफिक देखकर ऐसा लगता था जैसे अभी पुलिस निकलकर इसके सामने आ जाएगी। कार चलाने वाला नौजवान ठीक कह रहा था। कार की हालत खस्ता थी और इसका इंजन नई कार जैसा था। वो कार सड़क पर दौड़ रही थी। न जाने पुलिस अख्तर के ताकू में थी या फिर अख्तर का पीछा पुलिस की तेज निगाहें कर रही थी। इंस्पेक्टर जाहिद अपनी जीप में एकदम नमदार हुआ और इस कार के बराबर में आकर इंस्पेक्टर जाहिद ने कार को रुकने का इशारा किया। जैसे अख्तर की निगाह पुलिस पर पड़ी, वो अपने साथी से बोला, तेज चलो, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई? ड्राइविंग करते नौजवान ने एक नज़र देखा और कार का गेयर बदल दिया। नौजवान ने कार की रफ्तार और भी बढ़ा दी थी। मसरूफ सड़क पर पुलिस की वैन अख्तर की कार का ताकुब करने लगी। कई बार कार आगे जाने वाली सड़क के साथ टकराते हुए बची। इसी ताकुब में नौजवान की कार का रुख एक और सड़क की जानिब मोड़ दिया। पुलिस की वैन इसके पीछे ही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अख्तर ने पूछा। इनसे पीछा छोड़ने के लिए मैं नहीं सोच सकता मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। नौजवान ने जवाब दिया। तुम्हारे पास पिस्तौल है? अख्तर ने पूछा। है, क्या करना है? मैं इन पर फायर करना चाहता हूँ। ये मुनासिब नहीं है। यही एक हल है। वो हमारा पीछा करना छोड़ देंगे। मुझे पिस्तौल दो, जल्दी करो, अख्तर बोला। वो जवाबी कार्रवाई में हम पर हमला भी कर सकते हैं, नौजवान ने कहा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे पिस्तौल दो, अख्तर चीखा। अभी रुक जाओ, नौजवान ने कहकर कार की रफ्तार और भी तेज कर दी। नौजवान कार चलाया जा रहा था। अख्तर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कार किस इलाके में दाखिल हो गई है और वो शहर से कितनी दूर निकल आए हैं। इनकी कार एक सिंगल सड़क पर दौड़ रही थी। दूर तक अंधेरा था। वो सड़क के दाएं बाएं फसलें इस तादा थी। एक जगह जो ही कार ने छोटा सा मोड़ मोड़ा, अख्तर बोला, कार आहिस्ता करो। नौजवान की समझ में नहीं आया। इसने कार आहिस्ता कर दी। अख्तर ने एक लम्हे में कहा,
तेजी से निकल जाना, इसके साथ ही दरवाजा खोलकर चलती कार से बाहर छलांग लगा दी। नौजवान ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद किया और कार की रफ्तार तेज कर दी। इस असना में पुलिस की जीप भी मोड़ घूमकर पीछे से आ गई और वो इस जगह से कार के पीछे निकल गई। अख्तर कार से कूदते ही 3-4 कलाबाजियां खाने के बाद सीधा खड़ा हो गया और एक तो दौड़ लगा दी। जैसे ही फसलों से निकलकर तेजी से ईंटों की बनी सड़क पर आया, एक जीप तेजी से नमूदार हुई और इस जीप की ब्रेक एन उस वक्त चीख पड़ी जब अख्तर का फासला महज 1 फीट रह गया था। अख्तर भी रुक गया था। जीप की लाइट मध्यम हुई तो जीप के अंदर मलिक खलील का बेटा इलियास बैठा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इलियास ने अपना मुंह बाहर निकालकर पूछा, कौन हो तुम? मुसाफिर हूँ, इस इलाके में भूल कर आ गया हूँ, रात गुजारने की जगह मिल सकती है? अख्तर के लिए ये बेहतर था कि वो इस गांव में किसी से पनाह मांग ले ताकि वो रात महफूज रहकर गुजार सके। इलियास ने इसकी बात सुनी और अपने मुहाफिज को इशारा किया। इसने बाहर निकलकर अख्तर की तलाशी ली और इत्मीनान करने के बाद इलियास ने अख्तर को अपने साथ जीप में बिठा लिया। इलियास की जीप हवेली में चली गई। वो अख्तर को अपने साथ मेहमान खाने में ले गया। क्या नाम है तुम्हारा? इलियास ने पूछा। नादिर। अख्तर ने अपना असल नाम बताने से इज्तनाब करते हुए अपना फर्जी नाम बता दिया। कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? इलियास ने पूछा। इस गांव के साथ वाले गांव में मेरा चचा रहते हैं। एक अरसे के बाद इनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। कई सालों से नाराजगी चली आ रही थी। अब्बा बीमार हैं, उनके कहने पर इनको मनाने के लिए जा रहा हूँ। अख्तर ने फर्जी कहानी भी सुना दी। क्या नाम है तुम्हारे चचा का? इलियास भी कब नामुकम्मल तफ्तीश छोड़ने वाला था। अख्तर को इसके सवाल जवाब पर गुस्सा आने लगा। मेरे चचा का नाम कदीर बख्श है। ठीक है, तुम रात बसर करो, कुछ खाना पीना है तो बताओ। नहीं, मैं सोना चाहता हूँ। बेफिक्र होकर सो जाओ, सुबह मेरे आदमी तुम्हें साथ वाले गाँव में छोड़ आएंगे। इलियास कहकर कमरे से बाहर आ गया। कमरे से कुछ दूर जाकर इसने अपने आदमी को ताकीद की, इस कमरे की निगरानी रखना। मुझे आदमी ठीक नहीं लग रहा, जरूर कोई और कहानी है। कल सुबह इसका पता चलाएंगे। जुनैद को मालूम नहीं था कि जिस कमरे में इसे बंद किया गया है वहाँ इसे कितनी देर हो गई है। कमरे में अंधेरा था, इसके हाथ पांव खुले थे, लेकिन इस जगह से आज़ाद होने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जुनैद को अभी तक ये बात भी मालूम नहीं हो सकी थी कि इसे पकड़कर यहाँ तक लाने वाले कौन लोग हैं। इसे अंदेशा था कि हाशिम जुबैरी के आदमी से पकड़ लाए हैं और हाशिम जुबैरी अब इससे एक एक बात का हिसाब वसूल करेगा। आधा घंटा मजीद गुजरने के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाले ने बटन दबाया और कमरा रोशन हो गया। जुनैद कई बार इस बटन को दबा चुका था, लेकिन कमरा रोशन नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि इस कमरे की बिजली का कनेक्शन बाहर था और इसे बंद किया गया था। अंदर आने से कबल इन लोगों ने इस कनेक्शन को ऑन कर दिया था। अंदर आने वाला इलियास का मुहाफिज था और इसके हाथ में बंदूक दिखाई दे रही थी। इसके कुछ देर बाद इलियास भी अंदर आ गया। जुनैद इन दोनों की तरफ देख रहा था। दोनों को देखते हुए चौंका। इलियास ने जुनैद को देखते मुस्कुराकर कहा, कैसे हो जुनैद? तो तुम लोग मुझे यहाँ लाए हो? जुनैद ने समझते ही सर हिलाया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये बताओ, भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए मंगवाऊँ? इलियास बोला। क्या मंगवा सकते हो? जुनैद ने सवाल किया। जो तुम कहो, जैसा खाना चाहो मंगवा देता हूँ। आखिर तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारे पास एक ऐसी चाबी है जिससे हम दोनों के दिन फिर सकते हैं, इलियास ने कहा। जुनैद की समझ में नहीं आ रहा था कि इलियास क्या कह रहा है। मैं समझा नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे जिस तरह तुम लोग यहाँ लाए हो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके सिवा कुछ चारा नहीं था। तुम उस जगह से फरार हो रहे थे, हमारी तुम पर मुसलसल नज़र थी। अगर तुम भाग जाते तो हम हाथ ही मलते रह जाते, इलियास बोला। मुझसे वो काम नहीं हो सकता था। मैं किसी की इज्जत को इसकी दहलीज से निकालकर बाजार में बेइज्जत नहीं कर सकता था। उस काम को गोली मारो, वो हम बाद में देख लेंगे। इस वक्त अहम बात यह है कि तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए के जो हीरे हैं वो कहाँ हैं? इलियास की बात सुनकर जुनैद एकदम चौंका। इसे हैरत होने लगी थी कि इलियास को इन हीरों के बारे में कैसे पता चला। इसने जानबूझकर कहा, तुम किन हीरों की बात कर रहे हो? देखो, हमें सब पता चल गया है। तुम्हारी तलाश में हाशिम जुबैरी, यही नाम है ना उस आदमी का जिसके तुम मुलाजिम थे। उस हाशिम जुबैरी के आदमी हमारी हवेली तक तुम्हारी तलाश में पहुंच गए थे। हमें सब पता चल गया है। अब वक्त ज़ाय करने के बजाय तुम साफ और सीधी बात करो। इलियास इसके पास ही बैठ गया। जुनैद ने सोचा इलियास सच ही कह रहा होगा। हाशिम जुबैरी ने बताया है कि मेरे पास 10 करोड़ के हीरे हैं। जैसे भी पता चल गया। तुम तफसील में जाने के बजाय काम की बात करो। इलियास तफसील में नहीं जाना चाहता था। अब तुम जल्दी से फैसला कर लो कि 10 करोड़ रुपए के हीरो में से तुम मेरा हिस्सा रखते हो कि मैं तुझे हाशिम जुबैरी के हवाले करके तुम्हारी कीमत वसूल कर लूँ। इससे तुमको क्या मिलेगा? अब अगर बात खुली गई है तो फिर छुपाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं। जुनैद का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। तुमको ये गलत बताया गया है कि वो हीरे 10 करोड़ रुपए के हैं, तो क्या कीमत है उनकी? वो हीरे चोर मार्केट में भी हंस कर 20-22 करोड़ रुपए तक बिक जाएंगे। जुनैद अपनी टांगें फैलाकर बैठ गया।
इतनी रकम का सुनकर इलियास की आंखों की चमक बढ़ गई थी। जुनैद फिर बोला, हाशिम जुबैरी को मैं जानता हूँ। वो सबको अपना गुलाम समझता है, अपना काम दूसरों से लेना जानता है। 10 करोड़ रुपए के हीरो का कहकर इसने लालच का दाना तुम्हारे आगे फेंका है। तुम मुझे इनके हवाले कर दोगे तो क्या मिलेगा तुझे? कुछ भी नहीं मिलेगा। हीरे मेरे पास हैं, मुझसे डील करो। अपनी आज़ादी की कीमत में देता हूँ तुझे। जुनैद ने जानबूझकर इन हीरो की इतनी कीमत बता दी थी ताकि इलियास के कदम इसके सामने जम जाए। कितना हिस्सा दोगे मुझे? इलियास अपने होंठों पर जुबान फेर कर बोला, तुम कितना चाहते हो? आधा। इलियास एकदम बोला, ऐसा सोचो भी नहीं, मैं तो ये सिर्फ 10 लाख रुपए दूंगा। जुनैद ने कहा, 10 लाख रुपए? ये सुनते ही एकदम इलियास उठकर बोला, इतनी रकम को सुनते ही से गुस्सा आ गया था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम 10 लाख रुपए दे रहे हो? मैं भिखारी हूँ। अगर तुमको 10 लाख नहीं चाहिए तो तुम मुझे हाशिम जुबैरी के हवाले कर सकते हो। जुनैद ने बड़े इत्मीनान से कहा, इससे ज़्यादा हाशिम जुबैरी मुझे दे देगा। वो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ देगा। जुनैद ने मुतानसिस की तरफ देखा। जब गुस्सा आने के बाद जुनैद नहीं बोला तो इलियास ने पूछा, क्या देगा वो मुझे? सिर्फ मौत। जुनैद ने इसकी आंखों में झांका। मौत का नाम सुनते ही इलियास एक लम्हे के लिए ठिठका। जुनैद ने कहा, वो एक जालिम शख्स है। हाशिम जुबैरी दरअसल खुद एक गुलाम है। अपनी जिद, अना, हठ धर्मी और हारने का खौफ का गुलाम है वो तुझे ख़त्म कर देगा। इसलिए मुझसे डील करो और जो मैं दे रहा हूँ मुझसे चुपचाप ले लो। इलियास इसका चेहरा देखता रहा। वो सोच रहा था, ऐसा लगता है जैसे वो किसी फैसले पर पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूर कर रहा हो। हीरे है कहाँ? इलियास ने पूछा। एक और जगह पड़े हैं, जुनैद बोला। कहाँ है वो जगह? इलियास ने कहा। वो तो मैं ऐसे नहीं बता सकता। जुनैद ने नफ़ी में सर हिलाया। तो मुझे आज़ाद कर दो। मैंने वो हीरे एक जगह छुपाए हुए हैं, वहाँ से निकालना मेरा काम है। इलियास इसकी बात सुनकर मायूस अंदाज में मुस्कुराया। तुमने ये बात कहकर तो मेरे लिए आसानी कर दी है। हीरे तुम्हारे पास हैं, तुमने इन हीरो को कहीं छुपाया हुआ है। मुझे तुम सिर्फ 10 लाख रुपए दे रहे हो। 22 करोड़ के हीरे हैं, वो मुझे सिर्फ दे रहे हो सिर्फ 10 लाख रुपए। मैं फ़कीर नहीं हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? जुनैद इसका मुस्कुराता हुआ मायूस चेहरा देखकर हैरान हो रहा था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने भी एक फ़ैसला किया है। क्या फ़ैसला किया है? मैंने फ़ैसला किया कि मैं तुमसे 10 लाख रुपए नहीं लूँगा और ना तुमसे कोई डील करूँगा, बल्कि मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूँगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी इसमें है कि तुम मुझे इन हीरो का पता बताओ जहाँ तुमने वो हीरे छुपाए हुए हैं। बता दो तो ठीक, वरना तब तक तुम मेरी कैद में रहोगे और अज़ियत तुम्हारे साथ किसी साई की तरह रहेगी जब तक तुम मुझे इन हीरो का पता नहीं बता देते। इलियास के मुंह से अल्फाज सुनकर जुनैद भी चौंक गया। इसने 22 करोड़ के हीरो का बताते हुए तो ये सोचा नहीं था कि ये बात इसके गले का फंदा बन जाएगी। वो इलियास की तरफ देख रहा था और इलियास के चेहरे पर मक्कार मुस्कुराहट आया थी। जुनैद से गलती हो गई थी। इस मामले को किसी दूसरे तरीके से हल करने की ज़रूरत थी, लेकिन अब इसकी कमान से तीर निकल चुका था। जुनैद मुस्कुराया। मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी कैद में रहने को तैयार हूँ। मैं हर तरह की अज़ियत भी बर्दाश्त कर लूँगा। तो तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। जुनैद का लहजा पुरएतमाद हो गया। क्योंकि हम 2 लोगों ने हीरे चुराए थे। हम दोनों ने मिलकर वो हीरे एक जगह छुपाए थे। मेरा साथ पुलिस के हाथे चढ़ गया है। मुझे खबर मिली है कि उसकी ज़मानत हो रही है। 1-2 दिन में अगर इसकी ज़मानत हो गई तो वो हीरे निकाल कर चलता बनेगा। जब मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा तो फिर मैं कैद में रहूं या आज़ाद, क्या फ़र्क पड़ता है? जुनैद कहकर फिर हंसा। तुम ये सच कह रहे हो? इलियास के चेहरे पर मतानत थी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। कल सवेरे मेरे साथ उस जगह चलो, हम वो हीरे निकाल लेते हैं। इलियास ने सोचा कि बात भी ठीक है। इसे साथ लेकर पहले हीरे निकालेंगे, फिर इसका काम तमाम कर दूंगा। ये सोचते इलियास बोला, मुझे मंजूर है। हम सुबह उस जगह चलेंगे।